कल की तरह सर आज भी सारे सेक्टर इंडेक्स पॉजिटिव यानी कि मजबूती के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और आज की ये जो तेज़ी है ना उसको लीड कर रहा है अगर कोई सेक्टर तो वो है रियल्टी, डिफेंस, मीडिया, कैपिटल मार्केट, मेटल, टूरिज्म और उसके बाद नाम आता है आईटी का। आईटी के कुछ स्टॉक्स लेकिन ऐसे हैं सर जो कि बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं और उसमें भी दिग्गज नहीं, जो मिड कैप आईटी स्पेस के स्टॉक्स हैं ना सर वो ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखने में। आपके सामने कुछ नाम रखना चाहता हूँ, उसमें आप सोनाटा सॉफ्टवेयर देखिए, ई क्लर्क सर्विसेज देखिए, आप इसमें फर्स्ट सोर्स देखिए, आप इसमें इंटेलेक्ट डिज़ाइन को देख लीजिए। ये जो सारे मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्पेस के स्टॉक्स हैं ना सर, इनमें कम से कम 4.25 और ऊपर में 9% तक का जो अप मूव है वो देखने को मिल रहा है। सर मिड कैप आईटी में ज़्यादा वैल्यू है क्या, या कुछ ऐसे बीटन डाउन नेम्स हैं जिनमें वैल्यू बहुत अच्छी है? नहीं, देखिए हमको लगता है कि यहाँ पे दो तीन स्टॉक्स है जो हमको काफी पसंद है, जैसे केपीआईटी है, कोफॉर्ज है, परसिस्टेंट है। बट मैं कहूंगा कि देखिए नंबर्स आने दीजिए, क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप आईटी अगर चला है तो हम्म। डेफिनेटली कैप आईटी में भी अच्छी बढ़त आने की पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली नंबर्स आने के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, बट लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव ट्रेंड नंबर्स में आता है तो ये जो बढ़त आपको दिख रही है ये थोड़ी सी प्रीएम्प्ट करके मार्केट में जो प्लेयर्स है वो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन नंबर्स आएंगे तो उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो मेरा तो मानना है कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि देखिए अगर एक आध कंपनी में अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आ गया तो ये जो तेजी आपको स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में दिख रही वो थोड़ी समय के लिए थोड़ी रुक भी सकती है। तो थोड़ा निवेश के लिए वेट करिए, Q4 के नंबर्स आने दीजिए, कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद एक क्लैरिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो नए निवेश के लिए आप पहली बात तो Q4 के नतीजों का और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ रही है उस पर उसका आप वेट कर लीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी हद तक ये जो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है FY 27 उसमें किस तरह के ऑर्डर्स आएंगे, कैसा सिनेरियो पेंट होगा, आउटलुक कैसा है, उसकी आपको जो समझ है वो लगेगी। लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस में सर कह रहे हैं कि केपीआईटी टेक, कोफोर्ज और परसिस्टेंट ये इनके पसंदीदा शेयर हैं। तो आईटी शेयरों में निवेश के लिए सर थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में 10-10 पैसा करके भी ना लगाएं, या फिर पूरा इंतजार ही करें और उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाएं? हाँ, लगा भी सकते हैं। देखिए जो हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा एक टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा जरूर पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई भी स्टॉक ऊपरी ट्रेंड में खरीदते हैं तो ऑलरेडी वो आप थोड़े लेट होते हो। तो मुझे लगता है कि 20-25% आप खरीद लीजिए, ये ट्रेडर्स के लिए शायद ठीक रहेगा, लेकिन इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से रुकने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अभी नंबर्स मोटा मोटी एक दो हफ्ते में वापस बाहर तो आने ही वाले हैं, तो कोई लंबा इंतजार भी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। आप चाहें, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो 20% पैसा अभी लगा सकते हैं। 100 रुपये में से 20 रुपये अभी लगा लीजिए, बाकी थोड़ा नंबर्स का वेट कर लीजिए, या फिर धीरे धीरे आपको मौका मिले तो इनमें आप ऐड करते हुए चलिए। दिग्गजों में आपको बताया था सर ने HCL टेक, इन्फोसिस और TCS, और मिड कैप आईटी स्पेस में केपीआईटी टेक, कोफोर्ज और परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सर को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस सर मैं आपसे बातचीत कर भी रहा था, जो इन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है ना उसका इम्पैक्ट देखिए, 4.25 लाख शेयरों के साथ ये 4.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में सर इसकी पहले से पोजीशन है, अगर नीचे में लिया हुआ है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी रुकें और अपसाइड है? नहीं, मेरे ख्याल से रुकना ठीक रहेगा। देखिए ये जो डेवलपमेंट है इसका असर तो आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा, और फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है, बैंगलोर मार्केट में काफी प्रोमिनेंट प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से जिनका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है वो निकल सकते हैं, लेकिन जिनके पास कम से कम 6-12 महीने का टाइम फ्रेम है वो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहेगी। अच्छा सर, इंफ्रा प्ले अगर देखें तो आज हम देख रहे हैं कि सर एफकॉन्स इंफ्रा दूसरा दिन है जब काफ़ी अच्छी मजबूती स्टॉक में दिख रही है, आज भी 4.5% ऊपर है। तो कुछ इंफ्रा स्पेस में भी कुछ ऐसे काउंटर्स हैं सर जिनमें वैल्यू काफ़ी अच्छी है? देखिए मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात करें तो एनसीसी अच्छा लग रहा है। अगर प्योर इंफ्रा की बात करें तो मैं समझता हूँ कि एलएनटी भी काफी अच्छा है। उसके बाद कैपिटल गुड्स की बात करें तो मैं कहूंगा कि एक्शन कंस्ट्रक्शन भी काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि देखिए नंबर आने दीजिए, बट कहीं ना कहीं मार्केट को उम्मीद है कि इंफ्रा, स्पेसिफिकली जो कैपिटल गुड्स वाला जो सेक्टर है, प्योरली आई मीन जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज है वहां पे एक अच्छा रुझान दिख सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो कंपनीज अच्छी ऑर्डर पे बैठी है इनके लिए नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। तो आई थिंक वेट करना ठीक रहेगा, बट डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एक बार ना आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दिखाइए।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नतीजों के बाद देखिए तो आपको हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। खुला ऊपर था 1867 रुपये पर, हल्की सी बढ़त के साथ आधे % की मजबूती के साथ 1892 तक भी गया, लेकिन हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाया। और इसके साथ साथ ना आप देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस इसी स्पेस की कंपनी है, एक दिन बहुत अच्छा मूव आया था सर न्यू इंडिया एश्योरेंस में, उसके बाद से आप देखिए 2 दिन से लगातार न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सर इस पूरे स्पेस को लेकर, जनरल इंश्योरेंस स्पेस को लेकर, ये जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स आए हैं उसके बाद क्या व्यू बनाना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि नंबर्स मार्च के जो आए हैं, हम्म। मेरे ख्याल से उम्मीद से थोड़े से कम आ गए, क्योंकि ये ग्रोथ से मार्केट इस स्टॉक को इमीडिएटली कोई रीरेट नहीं करेगा। बट हाँ, मुझे लगता है कि आने वाला साल शायद इनके लिए अच्छा रहे। डेफिनेटली काफी चैलेंजेस थे, मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो गया था। जिनका लंबा अवधि है, 1.5-2 साल का नजरिया है, वही इस सेक्टर में रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता नहीं कोई बड़ी बढ़त यहाँ पे आएगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा सर मुझे एक आप ना शुगर स्टॉक्स पे आपका व्यू दीजिए। फंडामेंटली देखा जाए, ये जब जब क्रूड के प्राइसेस बढ़े सर इस जंग में, हमने देखा कि ये जो पूरा चीनी वाला स्पेस है उसमें भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बनती हुई देखी, क्योंकि एथेनॉल वाला प्ले जो है वो एक्टिव हो जाता है। सेंटीमेंट वाइज देखें तो इनमें बाइंग इंटरेस्ट हमने काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखा। जिन्होंने भी लोअर लेवल्स पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रिकमेंडेशन जो दिया है, बोल के लिया है, अच्छा खासा वहाँ पर पैसा बना भी है। अब सर चीनी या फिर शुगर स्टॉक्स को लेकर किस तरह का व्यू होना चाहिए? जिन्होंने लो लेवल्स पे लिया है बिकवाली कर देनी चाहिए, मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, या फिर अभी भी मौके हैं, क्या खरीदा जा सकता है कुछ सिलेक्टिव शुगर स्टॉक्स को? ये देखिए, जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, जैसे कि धामपुर हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, तो वहां पे मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। वो भी थोड़ा सा गिरावट पे करिए, क्योंकि स्टॉक्स निचले लेवल से काफी भाग चुके हैं, और गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20 से 21% हो चुका है, इसका असर डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा आएगा। और अगर मान के चलिए क्रूड वापस चलता है और ऊपरी लेवल पे वापस चला जाता है, तो वापस इन स्टॉक्स में आपको वापस एक छोटी रैली देखने को मिलेगी। तो नियर टर्म का तो व्यू में मोरलेस स्टॉक्स कंसोलिडेट होंगे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है यहाँ पे आपको मौके अगर मिलते हैं निचले लेवल पे, तो आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, लोअर लेवल्स पे मिलते हैं तो जरूर ऐड करना चाहिए। सर मेटल एज अ पैक को लेकर आपका व्यू दीजिए। जब आपने कुछ सेक्टर्स की बात की थी ना शुरुआत में, ऑटो, कैपिटल गुड्स, होटल, पावर, ऑटो एंसिलरी, उसमें आईटी और मेटल भी आपने बोला था। मेटल में कल हमने देखा हिंडाल्को सर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। एल्यूमिनियम के प्राइजेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, नाल्को भी अच्छा चल रहा है, 2.5% ऊपर है। वेदांता में भी अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। जीपीआईएल एक और पावर इसी स्पेस की कंपनी है जहाँ पे हम देख रहे हैं 1.5% का अप मूव है। इस पूरे स्पेस में सर आपकी टॉप पिक्स क्या है मेटल स्पेस में? क्या कॉपर वाले स्पेस में रहें ज़्यादा, एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स को पिक करें, या फिर स्टील पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जो फेरस स्टील है, टाटा स्टील है, या उसके बाद हिंडाल्को है, वेदांता है, मुझे लगता है ऐसे स्टॉक्स में डेफिनेटली मोमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि मार्च क्वार्टर के नंबर्स मुझे लगता है काफी अच्छे आएंगे। और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर में आपको अच्छा तेजी का माहौल देखने को मिलेगा, और यही शायद मार्केट भी दर्शा रहा है। तो 2-3 स्टॉक्स जो मैंने कहे, यहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा बहुत मॉडरेट करेक्शन आता है, या मान के चलिए थोड़ा हाई रिस्क एपिटाइट वाला ट्रेडर है, तो थोड़ा पोजीशंस बनाए, क्योंकि नंबर्स मेरे ख्याल से काफी तगड़े आएंगे। उसके बाद जो ग्रोथ कमेंट्री आएगी Q4 रिजल्ट्स के बाद, वो भी मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली मॉनिटर करेगा। तो आपने कहा सर टाटा स्टील, हिंडाल्को, और तीसरा नाम क्या लिया आपने मेटल स्पेस से? मैंने एक वेदांता बोला है। वेदांता, ठीक है। इन स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। इनमें क्या नज़रिया क्या होना चाहिए सर? कितना व्यू लेकर कम से कम कोई इन्वेस्ट करे? नहीं, मेरे ख्याल से कम 6-8 महीने का नजरिया रखिए, क्योंकि मेटल साइकिल अभी बहुत समय के बाद वापस पॉजिटिव हो रहा है। और होपफुली मुझे लगता है कि ये जो यूएस ईरान का वॉर हो गया है, प्लस जो मेटल्स में जो प्राइस का मूवमेंट है, इससे यही लगता है कि एल्यूमिनियम और फेरस मेटल ये अच्छे चलेंगे, और इसका बेनिफिट आपको बड़ी कंपनीज को मिलेगा, जैसा वेदांता है, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है। तो पहले तो ये लार्ज कंपनीज पे फोकस करिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे सर, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ। एक हमारे फेसबुक पे हमारे दर्शक हैं मृणमोय जना जी, ये कह रहे हैं कि सर रिसेंट 2 महीने में कौन सा स्टॉक डबल प्रॉफिट देंगे? मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 10,000 रुपये का। बेसिकली ये सर ऐसे स्टॉक्स जानना चाहते हैं जहाँ पे नंबर्स को लेकर पॉजिटिव व्यू है या फिर नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। तो अगर 10,000 रुपये लगाने हैं इनको मार्केट में इस एंटिसिपेशन में, अच्छा 10,000, अच्छा हाँ 10,000 ही पूछ रहे हैं, ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं है। तो जहाँ पे नंबर्स अच्छे आ सकते हैं इन एंटिसिपेशन में, नतीजे आने से पहले अगर कमाई किसी को करनी है सर, ऐसे स्टॉक से आपसे पूछ रहे हैं जहाँ पे नंबर्स अच्छे आए और पहले से पैसा लगा दें। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ऐसे तो बहुत कम स्टॉक्स है, लेकिन फिर भी सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा विकल्प है, काफी रीजनेबली प्राइस्ड है।
नंबर्स मुझे लगता है काफी अच्छे आएंगे, करीबन 6,000 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा। तो लग तो रहा है कि डेफिनेटली नंबर्स के बाद इसमें एक छोटी तेजी बन सकती है, और 10,000 इनके पास है तो मेरे ख्याल से ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र चुन सकते हैं। एक रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड है, प्लस शेयर का प्राइस जिस लेवल पे है, इनको निवेश करने के लिए थोड़ी सी पोटेंशियल बनेगी। ठीक है, ओके। तो पीएसयू बैंकों पर फोकस कीजिए, स्पेशली बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक दो नाम और आपने लिए थे सर जो आपको पीएसयू बैंकों में पसंद है ओवरऑल? नहीं, देखिए कैनरा बैंक भी काफी अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, एसबीआई भी अच्छा है, बट मेरे ख्याल से देखिए जब आपके पास सिर्फ 10,000 है, तभी मेरे ख्याल से ज्यादा एलोकेशन के लिए जगह बचती नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आपको जो पसंद है वो ले लीजिए, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेट बन सकता है, क्योंकि 65 या 68 या मेरे ख्याल से क्लोज टू 69-70 है। और इस लेवल से मुझे लगता है कि नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नियर टर्म में बन सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेड में बहुत डिफिकल्ट है बताना कि कितना शेयर चलेगा, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि रिजल्ट्स आने के बाद शेयर नीचे गिर जाता है। तो वो बात भी ध्यान में रखिए कि ऐसा कभी परफेक्ट नहीं होता कि रिजल्ट अच्छे आएंगे तो शेयर चलेगा, थोड़ा सा रिजल्ट्स के पहले ही शेयर चल जाते हैं। तो वो बात ध्यान में रखिए कि प्योरली नंबर्स के ऊपर खेलना विल नॉट बी द राइट स्ट्रेटेजी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, काफ़ी सारे सेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं सर। कोई डिस्क्लेमर? देखिए संदीप, जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे बात किया, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स बताएं, लेकिन पर्सनल पोजीशन मेरी कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच कीमती समय शेयर करने के लिए, और विश यू अ वेरी गुड डे सर। चलिए, एक और खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीएनके सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। टाई गायब हो गई लाल रंग की, क्या यही सबसे बड़ा संकेत है? वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर टाई इसलिए भी गायब हो गई क्योंकि प्रैक्टिकली आप एक चीज देखिए, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन हमें बनती हुई दिख रही है और सडन स्विच जो देखा गया उसके बाद एक जो मार्केट मोमेंटम में है, तो टाई से इंडिकेशन से अच्छा है कि निफ्टी के लेवल्स देख ले अभी। बट हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा सर कि थोड़ा सा जिस तरीके से क्रूड अभी भी मेंटेन कर रहा है, एक कॉशियस अप्रोच हमें नहीं छोड़नी चाहिए। और सीज फायर तो जरूर अभी देखने को मिल रहा है, बहुत दिनों से एक शांति देखने को मिल रही है। और अच्छा लग रहा है कि फाइनली थोड़ा सा सेटलमेंट होने की ओर जा रहा है। अभी यूएस इंडिया ट्रेड डील की भी जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं होती हुई देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन अब थोड़ी सी रिलैक्स लग रही है, तो वापस जियो पॉलिटिक्स से निकल के और निफ्टी के लेवल्स पे ध्यान दे रहे हैं। और क्लियर केस इंडिकेशन साइडवेज मूवमेंट टू पॉजिटिव बायस का ही है। तो टाई आज मैंने कहा छोड़ देते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सर आपको मैं आपसे वो सवाल फिर से पूछूंगा। 22,182 बॉटम है या स्विंग लो है बस? सर अभी ये मैं कमेंट कर दूंगा तो बहुत ऐसा लगेगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, बट मैं अभी भी उसको लो नहीं मान पा रहा हूं जो पूरी सिचुएशन बन रही है। और इनफैक्ट एक चीज हमें और देखनी होगी सर कि अभी मार्केट हमें तब भी सस्टेन करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी तक जितने नंबर्स आ रहे हैं वो रिलेटिवली ठीक लग रहे हैं। बट पेन पॉइंट क्या खत्म हो गया ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो नंबर्स आएंगे मतलब आप देखें अभी ओएमसीज के हमारे नंबर्स बाकी हैं। मार्च का पूरा उनका पेन पॉइंट बाकी है, और अभी भी जिस तरीके से क्रूड मेंटेन कर रहा है वहां भी आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अभी भी चार्ट चलाते चलना आप प्लीज। सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं सर, आवाज नहीं नहीं सॉरी सर, सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नहीं, अच्छा ओके। और अभी भी जिस तरीके से वॉर खत्म होने के बाद किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हर्मस रिएक्ट करता है, किस तरीके से गैस सप्लाई वापस चालू होती है, तो एक हमने बाउंस बैक जरूर देखा है। बट गोइंग फॉरवर्ड एनर्जी किस तरीके से हमारी सिचुएशन में रहती है, और ये जो एक हमने टिपिकल पेन का पीरियड देखा है जो अभी हम इस क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और ट्रम्प साहब जब तक है तब तक क्या सारी चीजें ऐसी ही बनी रहेंगी, ये थोड़ा देखना होगा। क्योंकि अभी वीक के स्टार्टिंग में उन्होंने ये भी बोल दिया था, आफ्टर आई एम डन विद ईरान, क्यूबा एंड अदर प्लेसेस आर इन रेडार। तो 22,000 का लेवल क्या बॉटम है अभी कहना मुश्किल है। कर्मठ आदमी है सर, कुछ ना कुछ उनके रडार पे रहता ही है। अपना जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है ना, वो पूरा
फिक्स हाँ रखते हैं, मतलब, और खाली बहुत नहीं जल्दी बैठते हैं। फ्लिप होता है। आप देखिए, यहाँ सीज फायर किया, यहाँ वापस यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात होगी। मैंने, अरे भैया, एक साल हो गया तुमको ट्रेड डील की बातें करते हुए, कुछ हो नहीं रहा है वहां पे। और ईरान से हल्का सा, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं सर आपको, ये अभी जितने भी हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि चाइना विल, चाइनीज लीडर्स विल गिव मी अ बिग फैट हग, और ये सब सारी चीजें इन्हीं की तरफ से आ रही है, चाइना की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स किस तरीके से होने वाली है ईरान पे, उस पे भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है। इट इज जस्ट बाउंस बैक दैट वी आर सीइंग, एंड रिस्पाइट का टाइम्स है, तो वी जस्ट हैव टू प्ले विद द लेवल्स। और अभी भी क्या ये बोल दें कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स, कहना मुश्किल है सर। ट्रम्प बीइंग ट्रम्प कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए फिर लेवल्स बता दीजिए सर। 24,350 के ऊपर हम हैं। कल तक ऐसा लग रहा था कि 24,300 पार करना थोड़ी मुश्किल की बात है, वो दीवार साबित हो रहा था, लेकिन आज जिस तरह से हम सर 24,300 को डिसाइसिवली पार करके बैठे हैं, अब आपके हिसाब से सर लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है? फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। सर 24,050 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहे हैं, 24,500 550 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। वहां पे थोड़ी सी सप्लाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑफ लोज इतना ज्यादा जब हम ऊपर जाते हैं तो हाई लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी हो जाता है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी आप देखें, जब तक 55,800 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 56,900 57,300 ये वो लेवल्स हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। 56,900 और 57,300। जी ठीक है। और निफ्टी में 24,550 आपने अपसाइड बोली, जब तक हम 24,050 के ऊपर है। जी जी सर। ठीक है, ओके। तो ये लेवल हमारे सामने आ गए। इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। सर यूजुअली आप कंप्लेन करते थे ना, कॉल नहीं देते, कॉल नहीं देते। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं कि थर्सडे को जब लास्ट टाइम आपके साथ शो करके गया था, उसके बाद फ्राइडे से ही मतलब आपसे तो नहीं मिलना हो पाया, बट कॉल्स निकालना चालू कर दिया था। तो सर अभी क्योंकि इतने दिनों के ब्रेक के बाद आपके साथ शो कर रहे हैं, PGEL इस पे फोकस कर सकते हैं। और अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे, 543 544 लेवल्स पे चल रहा है। इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। कल भी एक अच्छा मूवमेंट था, कल एक बार बायो फ्रीज भी हो गया था। 568 588 के लेवल्स हैं जो देखने को मिल सकते हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस को मत भूलिएगा। 528 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे फोकस किया जा सकता है। 568 दूसरा टारगेट है सर, पहला 553। नहीं नहीं सर, 568 पहला टारगेट है, 588 दूसरा टारगेट है। 588, ओके ठीक है। तो 528 का स्टॉप लॉस है, 568 588 ये आपके टारगेट हो गए PGEL को। कल जहाँ पे हमने 10% का मूव भी देखा था, एक हमें बायर फ्रीज भी हो गया था, 545 के आसपास आप खरीदिए। ऊपर में 588 रुपये तक भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो सर ये 24,550 तक उत्साह है, ये जो PGEL आपकी बाइंग लिस्ट में आ गया, या फिर कुछ कुछ स्टॉक्स आपकी खरीदारी की लिस्ट में आने लगे? नहीं सर, एक चीज क्लियर है, मतलब देखिए, जब रिस्पाइट के टाइम्स मिलते हैं तो ट्रेडिंग करी जा सकती है, बस उसी का है। और मैं अभी भी एक चीज कहूंगा सर, पेन पॉइंट क्या खत्म हो गया? नहीं, इट इज टू अर्ली टू से। क्या वापस हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है? हाँ, इसीलिए वापस रिआइटरेट करूंगा, स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रांगली फोकस करिएगा। और ये मत भूलिएगा कि पिछले 40 दिन जो हमने बताए हैं, कितने पेन, कितने टेंशन और स्ट्रेस में बिताए हैं, जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, इन ट्रेडिंग कॉल से निकल जाना चाहिए। यही चीज़ मैं आपसे कह भी रहा था सर, पिछले कुछ दिनों में जब आप बातचीत करते थे ना, मैं आपसे यही कह रहा था कि जब बाउंस बैक आ रहा है या फिर पुल बैक दिख रहा है या फिर कोई रिस्पाइट आ रहा है, तो उस रिस्पाइट को व्हाई नॉट प्ले दैट बाउंस। याद है जब नहीं और फिर बिल्कुल, याद है मतलब ग्रिल याद है आपने किया और एडवांटेज जो था वो और जगह, सब जगह स्प्रेड होता हुआ चला गया। मैं वही हाईलाइट कर रहा था सर कि वो जो अंबाला मैम उस समय जुड़ी थी, वो कह रही थी कि 1.5 से 3% का एक बाउंस बैक है। मैं वही चीज़ आपसे कहना चाह रहा था। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपना व्यू चेंज कर दीजिए, मैं नहीं कह रहा कि लोग आपको बियर कह रहे हैं, आप क्यों मंदी मंदी कर रहे हैं। दैट इज़ व्यू पॉइंट। मैंने आपका व्यू पॉइंट पूरा सुना है सर, हमेशा मैंने आपसे ये बात कही भी है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि जब थोड़ा बहुत रिस्पाइट आता है, जब एक बाउंस बैक आता है, तो उसमें क्यों नहीं थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू बना लिया जाए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ये उत्साह 24,550 तक है, जहां तक कि अपसाइड आप देख रहे हैं। तो उसी चीज की मैं बिल्कुल, उसके साथ एक और चीज है सर, अगर हाँ मान लीजिए कि ये सारी चीजें ही थ्रू हो जाती हैं, तो फिर 24,500 के ऊपर भी हाँ निफ्टी ठीक है, जाती। वो ठीक है सर। 24,550 अभी दिख रहा है। अगर चीज़ें अच्छी रही, इफ़ ऑल गोज वेल, तो फिर 24,550 भी पार हो जाए, फिर तो नए ऑल टाइम हाई भी लगेंगे।
ठीक है, जैसे सिचुएशन पैन आउट करेगी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए सर, मैं कुछ दर्शकों के सवाल भी लेता चल रहा हूँ और कुछ स्टॉक अगर मेरे सामने मुझे नज़र आएंगे जो बहुत एक्टिव हैं वो मैं आपसे पूछता हुआ चलूँगा। इसमें अच्छा, पहले एक पारस डिफेंस मुझे बता ही दीजिए सर, 768 का लेवल है, 0.2% ऊपर है। कल ना एक खबर आई थी सर, इनको ना एक ऑर्डर मिला है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। कल 7-8% के आसपास का मूव था पारस डिफेंस में। कल जो खबर थी वो इस तरह से थी सर कि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है नॉर्थ स्टार, यूएस की एक कंपनी है नॉर्थ स्टार के नाम से, टू सप्लाई एंड सपोर्ट नॉर्थ स्टार प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो सर ये नॉर्थ स्टार यूएस को सप्लाई करेंगे और वो इनफैक्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करेंगे। तो कुछ चीज़ें ये यूएस की कंपनी को सप्लाई करेंगे, वो इन टर्न बाद में असेंबल करेंगे या फिर उनका इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वो चीज़ें देंगे। पारस डिफेंस में सर इसी का इम्पैक्ट हमने कल भी देखा था। ये सर एडजस्टमेंट होने के बाद अब ये जो 768 रुपये का लेवल है, इन लेवल्स पर कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? सर देखिए, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा डाइसी लगता है, क्योंकि हाँ ये न्यूज पॉजिटिव है, बट इस न्यूज को नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और डिफेंस स्पेस में ना पारस डिफेंस एक ऐसा है जिसका अगर प्राइस टू बुक वैल्यू उठा के देखेंगे तो 9 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ये मोमेंटम आपको फर्दर कंटिन्यू होता हुआ जरूर देखने को मिल सकता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि नाना खत्म हो गई बात, नहीं, फर्दर अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। 768 लेवल्स पे चल रहा है, 769 पे चल रहा है, 784 और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 810 लेवल्स तक भी ये जा सकता है। बट रिस्क रिवॉर्ड इसलिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि सपोर्ट इसका थोड़ा सा नीचे है। सपोर्ट ये डायरेक्ट आपको लेता हुआ दिखेगा 664 लेवल्स पे, अगर ये कहीं से भी अपना करेक्शन चालू करता है। तो जिनके पास है वो भी इसको मेंटेन करें, बट फ्रेश बाइंग थोड़ी सी एडवाइजेबल नहीं है। तो स्टॉप लॉस उनके लिए भी 664 का है जो होल्ड कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप लोअर लेवल से ही लेके रखे हुए ना। ठीक है, तो 784 810 तक ये जा सकता है। जिनके पास है वो होल्ड कीजिए इन लेवल्स तक। 664 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नई खरीदारी मत कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा या फेवरेबल नहीं है। ध्यान से सुनिए, जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से मूव करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। मोमेंटम है स्टॉक में, स्टॉक को और ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन इसको चेज मत कीजिए। नई खरीदारी के हिसाब से यही आपके लिए वर्ड ऑफ कॉशन फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। सर कुछ सवाल? सर एक और स्टॉक चलिए आज आपको एक ट्रेडिंग कॉल पे दे देता हूं। आशापुरा माइंस करके ये कंपनी हुआ करती थी, अब आशापुरा मिनी कैम लिमिटेड हो गई है ये कंपनी, और 568-69 लेवल्स पे चल रही है। इस पे फोकस कर सकते हैं। जिस तरीके से पोजीशनड है 584 और 584 के ऊपर सस्टेन करती है तो 640 लेवल्स तक के लिए आपको दिखा सकती है। तो 584 पहला टारगेट, 640 दूसरा टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस एज वी ऑलवेज से, स्टॉप लॉस है जरूरी, 516 का होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोलता जाऊं तो सर आते जाएंगे क्या? सर कोशिश में हूं। देखिए उस दिन आपने जो बात बोली थी वो बहुत लाजमी थी, और उसके बाद इनफैक्ट सेम दिन ही आई वाज देयर फॉर इवेंट, मतलब इवनिंग में आई वाज आउट विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सो दे आल्सो वर क्रिपिंग अबाउट इट कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इतनी शांति से क्यों बैठे हुए हो, कुछ कुछ तो करते रहा करो। तो ऐसे चलो ठीक है, लेट्स बिगिन विद इट। तो वही चीजें चल रही हैं सर। ठीक है, परफेक्ट है। हमारे कुछ दोस्त हैं सर जो हमारे दर्शक जन हैं, उनके मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। आकर्षण कुमार जी, सर पहला सवाल इनका, ये नए मेंबर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका बहुत। सर एक तो इनके पास क्रॉम्पटन है और दूसरा आइनॉक्स विंड, इन्होंने फ्यूचर्स ले रखे हैं सर। प्राइस नहीं बताया किस भाव पर एंटर किए हैं, लेकिन आपसे राय चाहते हैं। देखिए पहले हम ले लेते हैं सर इनके स्टॉक्स कौन से हैं। एक तो आइनॉक्स विंड, दूसरा क्रॉम्पटन, दूसरा क्रॉम्पटन है। देखिए आइनॉक्स विंड पे पहले बात कर लेते हैं। 93 लेवल्स पे चल रहा है। इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि ये ऑफलोज ट्रेड कर रहा है। 88 का एक क्लोजिंग बेसिस इनको स्टॉप लॉस रखना होगा। जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, आपको सबसे पहले 98 और 98 के ऊपर सस्टेन करता है तो 106 108 तक के लेवल्स दिखा सकता है। हायर लेवल पे पोजीशन बुक करिएगा, बट स्टॉप लॉस अगेन आई विल रिआइटरेट है जरूरी। क्रॉम्पटन भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 244 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखें। सबसे पहला लेवल जो दिख रहा है वो है 262, और 262 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट इसको 274 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। अगेन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब स्टॉप लॉस की जब बात आई है ना सर, एक शंकर सिंह जी का एक सवाल पढ़ रहा था, कह रहे हैं कि मैंने कल AGI इंफ्रा ये लिया था, बाय किया था अंशुल जी के टेलीग्राम से 374 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाया, और स्टॉप लॉस लगाया था 339 रुपये पर। कह रहे हैं कि उसने मेरा स्टॉप लॉस खाया और फिर वापस वहीं पर आ गया। क्या बड़े दो ट्रेडर हमारा स्टॉप लॉस खा जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए, एक क्लियर केस है कि मतलब ये सर बहुत ज्यादा ना इंपॉर्टेंट हो गया है समझना कि एक तो ना ट्रेड्स, मतलब अब एक रैंडमली आपसे एक व्यू पॉइंट शेयर करता हूँ सर। आई आई प्लीज। रिसीव्ड अ फोन कॉल एंड दिस पर्सन वाज फ्रॉम नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड ही वाज वेरी क्यूरियस इन डिस्कसिंग थिंग्स और सब चीजें। उन्होंने मेरे से एक जो सवाल पूछा वो मेरे को इतना अलार्मिंग लगा। बोले ये ओला इलेक्ट्रिक में आपने देखा 125 शेयर का काम हो, 125 करोड़ शेयर का काम हुआ था। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल हुआ था। तो इसमें हम 20 लाख शेयर का सौदा मार सकते हैं? मैंने कहा मान गो। बोले हाँ। यहाँ प्रॉब्लम, आपको ये समझना होगा कि एल्गो अब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप अगर बल्क ऑर्डर्स मानना चाह रहे हैं तो आप प्लीज एल्गो का काम में लीजिए। जिस तरीके से हम ट्रेड करते थे ना प्रिमिटिव स्टाइल पे कि ये क्वांटिटी मार दिया और ये कर दिया वो कर दिया, इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। एल्गो ने अगर आपको ट्रैप कर लिया है, अगर एल्गो को सेंस हो गया है कि आपने कोई ट्रेडिंग पोजीशन ली है, हो सकता है जहां पे अभी जो ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने पोजीशन ली, और भी लोगों ने उसी टाइम पे उस लेवल पे पोजीशन ली होगी और स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया होगा। एल्गो ने उसको सेंस कर लिया कि यहां से अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर कराता हूं आई कैन मेक दिस मच ऑफ मनी। एल्गो ने स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया और एग्जिट कर गए। इस पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं। स्टॉप लॉस समझें और उसको देखें, और स्टॉप लॉस प्लेस करने के बजाय अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, इफ यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्क्रीन पे थोड़ा सा टाइम दें। अपने आप देख के, मार्केट कंडीशन देख के स्टॉप लॉस 1-2 रुपए ऊपर नीचे करके और अपनी पोजीशन को उस तरीके से मनोवर करिए जस्ट फॉर द सेक कई कबार स्टॉप लॉस ट्रिगर होके और फिर स्टॉक वापस ऊपर चलने लग जाता है। इसलिए जितने स्टॉप लॉसेस मैं देता हूं सर, हमेशा से एक बात आपने देखी होगी, मैं कहता हूं क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे लेवल्स पे जरूर एक बार वो मूवमेंट उस तरीके से कर सकते हैं, बट अगर क्लोजिंग बेसिस पे भी सस्टेन कर गए तो फिर हाँ, सेलिंग प्रेशर हावी हो चुका है। इसलिए यूजुअली हमारे सारे स्टॉप लॉसेस क्लोजिंग बेसिस होते हैं। ठीक है, परफेक्ट है सर। कुछ एक नाम ना इस पूरे जंग के दौरान में मैं थोड़ा आपको, डोंट टेक इट अदरवाइज सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप भूल गए, लेकिन मुझे आपके जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड किए हुए हैं ना, जो आपके लिए कहते हैं कि मेरे तो जैसे बच्चे की तरह ही हो गए, मैं इतने रिकमेंड कर चुका हूँ, मुझे एनएलसी इंडिया याद आ गया सर। आज काफ़ी अच्छा चल रहा है। जीएमडीसी, एनएलसी इंडिया, ये सारे वही रेयर अर्थ से जुड़ी हुई स्टोरीज जो है ना, वो अब एक्टिव होती हुई दिख रही हैं। सर जीएमडीसी और एनएलसी इंडिया पे आपकी राय दीजिए ज़रा। सर देखिए, एनएलसी इंडिया बहुत अच्छा शुरू से ही लगता है और अभी भी लगता है, और मैं समझता हूँ इस बार ये जो मूवमेंट कर रहा है, और इसमें आप देखेंगे ना सर, तो इस वीक में ही कुछ कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। हल्का सा आपको सप्लाई देखने को मिल सकता है टू 90 to 94 लेवल्स। जैसे ही ये ब्रीच करेगा फिर आपको एक अच्छे अपसाइड के लिए अब ये तैयारी करता हुआ दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर इसके चार्टिकल पैटर्न्स आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली ये अपने 10 इयर्स का मान के चलिए एक लेवल निकल के आता है। उन लेवल्स को ब्रीच कर देगा 294 296 के। उसको जैसे ही ब्रीच करेगा अब ये तैयारी करेगा आपके लिए 324 और 324 के बाद 348 के लेवल्स। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें। बट इसमें भी एक चीज बताता हूं, जैसे हर चीज के लिए बोल रहे हैं इसके लिए भी बोलेंगे, स्टॉप लॉस है जरूरी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है बट बहुत जरूरी बन जाता है, 252 का होगा स्टॉप लॉस। और इसके साथ साथ जीएमडीसी भी आप देखें रिसेंट टाइम्स में अच्छा इसने मोमेंटम अपना कर रखा है, 52 वीक हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये भी अपने मल्टी ईयर हाइस को ब्रीच कर रहा है टिल द टाइम इट इज मेंटेनिंग कंफर्टेबली अबव 574 लेवल्स। आपको बहुत कंफर्टेबली 672 एंड 724 लेवल्स के लिए तैयारी करता हुआ दिख सकता है। 724, ठीक है, ओके। मनमोहन जी कह रहे हैं सर कि मेरे पास SSWL स्टील स्टिप व्हील्स के 1500 शेयर हैं 214 रुपये पर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के 500 शेयर हैं 1354, 1354 रुपये के रेट पर। इनको मैं होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं? देखिए, रिलायंस सेल करने का नहीं बनता। मतलब रिलायंस के लिए तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, क्वांटिटी आपने एक बार में थोड़ी सी हैवी ले ली है, बट रिलायंस अगर खुदा ना खास्ता और खुदा खास गया, और मतलब वो वाली बात होती है ना कि अगर आपको वो चीज बनती खुदा हुई दिख खास गया। जाती है कि ट्रम्प साहब अगर आ गए
तो फिर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लोअर लेवल पे एवरेज करने को मिलेगा, मगर नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे कि आपको अभी कोई इस पे एक्शन लेना चाहिए। अभी पोजीशन बनाए रखें। स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड, आप इनकी बाइंग प्राइस क्या है सर? 214। 214 अभी आपकी बाइंग प्राइस पे ही चल रहा है, आपको कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इस पूरे स्पेस में हम देखें, एक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। इसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जो लास्ट टाइम के इनके नंबर्स रिपोर्टेड थे उसमें थोड़ी सी डीग्रोथ इन्होंने दी थी, और वो कहीं ना कहीं आपको प्राइस वॉल्यूम में देखने को मिल भी गया होगा। 196 लेवल्स तक जब तक ये मेंटेन कर रहा है, 228 लेवल्स बहुत कंफर्टेबली, और अगर आप इसको मीडियम टर्म अप्रोच के लिए रखते हैं तो 248 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। सुनीता चतुर्वेदी जी कह रही हैं सर कि शारदा एनर्जी मेरे पास 551 के रेट पर है और फिनलेक्स केबल 921 के रेट पर। एक साल होल्ड कर सकते हैं कि इनको? टारगेट क्या होगा इनका? देखिए, पहले शारदा एनर्जी ले लेते हैं। 591 पे चल रहा है, अच्छे मोमेंटम में है। और अगर आप फंडामेंटली देखें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बस एक थोड़े से जो रिजल्ट्स आए थे उसमें वीकनेस दिखी थी, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर आप एक साल के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 668, 724 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और मेरे हिसाब से आराम से होल्ड करिए। अगर कुछ खराब होता भी है, जैसे मान लीजिए जो हम बोल रहे हैं कि वो सिचुएशन आती है, दिखती हुई भी है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेन पॉइंट एक देखने को मिल सकता है। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट, जिस तरीके से पोजिशन है 524 लेवल्स के नीचे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं, तो आराम से होल्ड करिए। उसके नीचे अगर जाता है, बैक्ड बाय द बैड न्यूज इन द मार्केट, तो कुछ प्रॉब्लम होगी। अभी इसको आप आराम से प्ले करिए। फिनोलेक्स केबल्स भी आप देखें, जिस तरीके से अब मोमेंटम दिखा रहा है, ऑफ लोज अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 200 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल पोजीशन आप अभी अपनी कंटिन्यू रखिए। अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो 968 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज बोल देता हूं कि एक स्टॉप लॉस जरूर आप बांध लीजिएगा। अगर आपको ये 842 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखता है तो आप जरूर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि फिर ये ऑड 700 लेवल्स तक भी आ सकता है। ठीक है, विमता लैब में क्या करें सर? दिलीप कुमार जी कह रहे हैं 464 का ब्रेकआउट भी आया था इसमें। अब इनके पास है या नहीं है पता नहीं, लेकिन टेक्निकली कह रहे हैं कि 464 का एक ब्रेकआउट आया था। 468 पे खड़ा है सर। देखिए, ये जिस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, ये ब्रेकआउट कई कबार ना हम ऐसा सोचते हैं, बट मतलब ज्यादा उस ब्रेकआउट को प्ले करना बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता। बट हाँ, अभी इसके लिए कंफर्टिंग बात ये है कि इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 456 पे है। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, 524 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अगर आपकी पोजीशन है तो 456 के लेवल्स के साथ मेंटेन करिए। अगर नहीं है तो ठीक है, कभी भी इन्हीं प्राइस पे ऊपर नीचे आपको थोड़ा सा दिखे, 456 के स्टॉप लॉस के साथ 524 लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ग्रो सेल या होल्ड? दिलीप कुमार जी पूछ रहे हैं। ग्रो सर डबल हो चुका है अपने इशू प्राइस से, आईपीओ वाले ऑलमोस्ट अपने हाई पे खड़ा है, और 235 रुपये का टारगेट था। कल जो रिपोर्ट आई थी, आई थिंक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी जो इन्होंने इनिशिएट की थी कवरेज। सर ग्रो को लेकर आपका व्यू? सर डर लगता है मुझे, और बहुत क्लियरली बोलता हूँ, डर लगता है। 17.5 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, 82 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है। सारी चीजें अच्छी है, मैंने मान लिया। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, मैंने ये भी मान लिया। बट आपका रेवेन्यू जस्टिफाई नहीं करता वैल्यूएशंस को। आई एम मतलब आई आई वुड नॉट इवन कमेंट। अगर आपके पास है तो मैं कहूंगा अपनी सूझबूझ से स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को प्ले करिएगा। मुझे तो ये स्टॉक नहीं समझ में आता। बाइंग की बात करेंगे तो लोअर लेवल्स पे कभी आएगा, कभी करेक्ट कर जाएगा, तब कर लेंगे। और सर ऐसी बात नहीं हमने नहीं देखा, जोमैटो आप देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, ओला इलेक्ट्रिक देख लीजिए, टू वेरी ग्रेट एक्सटेंड कुछ कुछ मेटल स्टॉक्स भी थे जिनके लिए हमने हाई लेवल्स पे बोला था कि भाई हमें नहीं समझ में आता, और फिर दे करेक्टेड। होता क्या है कि रिटेल फिर फंस जाते हैं सर, और स्टॉप लॉस आप प्ले कर पाए नहीं कर पाए, मेरे को अच्छे नहीं लगते ऐसे वैल्यूएशंस के स्टॉक। आई कंप्लीटली स्टे। विप्रो की सर आज नतीजों के साथ साथ ना बैठक में बायबैक के ऊपर विचार होगा। विप्रो इज समथिंग टू कंसिडर बिफोर रिजल्ट्स, बायबैक से पहले, या कोई और आईटी नाम? सर देखिए, विप्रो में ना आप देखें अच्छा मोमेंटम ये कर रहा है। और इनफैक्ट शायद कल भी बात हुई थी, विवेक सर से ही बात हो रही थी कि अभी ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है।
₹212 पे चल रहा है और अपने 52 मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। बायबैक की प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पे ये हो रहा है। जैसे ही अनाउंसमेंट आया था, आपने देखा था लोअर लेवल से इसमें सस्टेन्ड बाइंग देखने को मिली है। मतलब आप देखें कि ये जो हमने बाइंग देखी, ये फरवरी के मंथ में थोड़ी बहुत देखी थी और अब देखने को मिल रही है। अगर पोजीशन है और प्ले करना चाह रहे हैं, 206 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ प्ले करिए। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, पॉजिटिव न्यूज बनती है, बायबैक की प्राइस अच्छी लगती है। 216 और 216 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 232 तक के भी लेवल्स आपको दिखा सकता है। एक आप तो मुझे सर तेजस नेटवर्क्स भी बताइए, नंबर्स खराब आए हैं, खराब हैं मतलब मुनाफे से ये कंपनी घाटे में आ गई, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कह रहा हूँ। 4.5% नीचे है सर, बहुत अच्छा मूव इसने दिखाया था, 500 का लेवल भी पार हो गया था। अब 429 पे अभी लें अगर किसी को लेना है, अवॉइड करें या फिर थोड़ा वेट कर लें अगर खरीदना ही है तो? सर देखिए, ये ना हमने टेलीकॉम स्टॉक्स के साथ, टेलीकॉम इक्विपमेंट स्टॉक्स के साथ बहुत बार देखा भी है कि ऑल ऑफ सडन दे टर्न अराउंड और फिर सिचुएशन खराब ही होती हुई दिखती रहती है। तेजस नेटवर्क्स नंबर्स भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं है और जिस तरीके से फंडामेंटल भी दिख रहे हैं, आप देखिए इन नंबर्स के बाद प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज्यादा दिख रही है, डेटर डेज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ रहे हैं। नहीं, तेजस नेटवर्क इज अ कंप्लीट अवॉइड, अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए इसमें।